नमस्कार बच्चों, मैं महेश कुमावत, टीम फिजिक्स सेल से सीकर। तो देखो बच्चों, आज अपन क्या करने वाले हैं, जो हमारा मिड सेशन हुआ था, कौन सा मिड सेशन नंबर 27 जो 18 जनवरी को हुआ था, उसको अपन आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स इज प्लॉटेड एज शोन द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी कि वैल्यू ऑफ थीटा पूछ रहा है यहाँ पर। जो ग्राफ बनाया गया है किस किस के बीच, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन ने देखा था जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, बोलिए। जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट होती है एच न्यू माइनस आपका वर्क फंक्शन एच न्यू नोट। तो यहां पर देखिए ये किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, और ये वाला जो है आपका न्यू जो है वो किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो यहां पर एच किसका काम कर रहा है, स्लोप का, और माइनस ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी गिवन सरफेस के लिए, मेटेलिक सरफेस के लिए। तो यहां पर हम इसको क्या लिख देंगे, अपना वर्क फंक्शन फाई नोट। ठीक है, तो यहां पर ये जो स्लोप है वो किसको डिनोट कर रहा है, प्लांक कांस्टेंट एच को। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, स्लोप को कैसे लिखते हैं, लाइन का टेन थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहां पर, एच। टेन थीटा की जगह स्लोप एम जो है वो क्या होता है, टेन थीटा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच के। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एच आ जाएगा। तो यहां से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलिए, हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है, ए फोटोन ऑफ एनर्जी ई इजेक्ट ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज फाई नोट इफ this electrons enter into a uniform magnetic field B in a direction perpendicular to the field, then describe a circular path of radius r, then the radius small r will be। यानी कि जो रेडियस है r वो क्या होगी। तो आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका जो रेडियस लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, mv अपॉन में qb। mv को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम अपॉन में क्या आ जाएगा, qb, और मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म में क्या लिखते हैं, रूट टू एम के अपॉन में क्या लिख देते हैं, क्यूबी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कौन है, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो क्यू की जगह कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अपने को। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यही होता है। तो यहां से हम इसको पुट करेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू एम किसका मास, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन, के क्या हो जाएगा, ई माइनस फाई अपॉन चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, और साथ में आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगी, रूट टू एम ई माइनस फाई अपॉन ई बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देयर आर टू सोर्स ऑफ लाइट ईच इमिटिंग विद ए पावर ऑफ 200 वोट। यानी कि पावर दे रखी है अपने को कितनी वोट, 200 वोट। वन इमिट एक्सरे, एक इमिट कर रही है क्या, एक्सरे। यानी कि एक्सरे जो इमिट हो रहा है वो कितने वेवलेंथ का, 2 नैनोमीटर का। और दूसरा द अदर विजिबल लाइट, एक कौन सी हमारी विजिबल लाइट, वो कितने एंगस्ट्रॉम में आ रही है, कितने नैनोमीटर की है, 400 नैनोमीटर में है। ठीक है, आगे क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन ऑफ एक्सरे टू द फोटोन ऑफ विजिबल लाइट ऑफ द गिवन वेवलेंथ इज। यानी कि अगर इसमें नंबर ऑफ फोटोन अगर अपन कितना कंसिडर कर लें, n1, और इसमें कितना कंसिडर कर लें, n2, तो इन दोनों का रेशियो हमसे क्या करा गया है, पूछा गया है। तो अब आप एक बात बताइए, जो फोटोन की एनर्जी लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, फोटोन की एनर्जी जो लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब नंबर ऑफ फोटोन की बात हो रही है, यानी कि मेनी नंबर ऑफ फोटोन यहां पर क्या हो रहे होंगे, इंसिडेंट। तो एक मान लो मैंने नंबर ऑफ फोटोन को क्या लिख दिया, n, तो टोटल एनर्जी होगी। पावर में निकालना है तो हम क्या कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी, पावर। बात फ्रीक्वेंसी की नहीं हो रही, बात वेवलेंथ की हो रही है। तो हम क्या करेंगे, न्यू को c अपॉन लेमडा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा टी, और नंबर ऑफ फोटोन हमारे कितने हो जाएंगे, n। तो यहां से देखो साफ साफ दिख रहा है हमारे पास दोनों सोर्स के लिए पावर क्या है, सेम है। पावर क्या है, सेम है, एच सी सेम रहेगा, टाइम दोनों के लिए हम सेम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां से जो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, नंबर ऑफ फोटोन के। तो अगर मैं चाहूं n1 अपॉन n2, तो n1 किसका था, एक्सरे का। एक्सरे के लिए कितनी है, 2 नैनोमीटर।
तो नैनोमीटर 2 डिवाइडेड बाई अगली कितना है इसके लिए 400 नैनोमीटर, किसके लिए विजिबल के लिए, तो ये आ गया 400, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 1/200। तो फाइनली हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 1:200, जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें क्या कहा जा रहा है, देखो बेटा पढ़ो सब लोग। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन इज अबाउट 390 नैनोमीटर, यानी कि हमें क्या दे दिया गया, लैम्डा दे दिया गया। फॉर वॉयलेट कलर, ये किस कलर के लिए है, वॉयलेट कलर के लिए। एंड अबाउट 760 नैनोमीटर फॉर रेड कलर, रेड कलर के लिए क्या दे दिया, तो ये किसकी है, लैम्डा रेड की है और ये किसकी है, वॉयलेट की है। द एनर्जी ऑफ फोटोन एट वॉयलेट एंड, देखिए एनर्जी कहां की पूछी है, वॉयलेट एंड की, तो हमें वेवलेंथ भी किसकी चाहिए, वॉयलेट एंड की। अब बताइए एनर्जी को कैसे लिखते हैं, फोटोन की एनर्जी को कैसे लिखते हैं, hc बाई लैम्डा, और hc को हम जनरली क्या लिखते हैं 12400 ये लिखते हैं। उसमें डिवाइड करते हैं अपन लैम्डा से, लेकिन लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में हो तो ये वैल्यू, ये जो एनर्जी आती है वो किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां पर हमें इसको किस में पुट करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम में। दे किस में रखा है, नैनोमीटर में। तो इसको अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, 390 को क्या लिखना पड़ेगा 3900। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। और 39 से देखो 124 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, अगर सपोज करो ये 40 होता तो 3 बार तो जाता ही जाता, तो मतलब 39 से ये 3 के आसपास जाएगा, 4 बार तो नहीं जा पाएगा। तो इसलिए अपन यहां देख लेते हैं, तो देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 पॉइंट समथिंग है, तो इस ऑप्शन को अपन क्या कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। तो यहां से फाइनली हमारे पास आंसर क्या जाएगा 3.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा जा रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम। 3 मेटल दे रखे हैं, सीजियम, पोटेशियम और सोडियम, और इनका जो वर्क फंक्शन दे रखा है 2.14, 2.30 और 2.75। ये तीनों के क्या दे रखे हैं, हमें वर्क फंक्शन दे रखे हैं। इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंट एनर्जी जो है, एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है वो कितनी है, इंसिडेंट हो रही है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। विच ऑफ दीज फोटो सेंसिटिव सरफेस में इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या है। तो सबको पता है कि इंसिडेंट एनर्जी जो है E, इंसिडेंट एनर्जी जो है E वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए वर्क फंक्शन से। तो यहां पर देखो तीनों डेटा के अंदर हम देखें तो जो 2.20 है वो बड़ा है किससे, सीजियम, मतलब इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यहां पर देखिए ये फोटो इलेक्ट्रिक, अगर इसमें देखें तो इसका वर्क फंक्शन क्या हो गया, ज्यादा, तो यहां से नहीं होगा। इसका वर्क फंक्शन भी क्या है, ज्यादा, यहां से भी नहीं होगा। तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, ओनली सीजियम जो है वो क्या करेगा, यहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब लोग रीड करें। When two monochromatic light of frequency nu and nu/2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential becomes Vs/2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal, यानी कि आपको क्या पूछी गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जिसपे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाए। तो यहां पर देखिए पहली कंडीशन है कि जब न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है तो एनर्जी कितनी आ रही होगी, h न्यू। बोलो कितनी आ रही होगी, h न्यू। और उसमें से अगर मैं वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वर्क फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, h न्यू नोट। न्यू नोट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, और दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होता है, E टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, Vs/2। एक इक्वेशन हमारे पास की आ जाती है। सेकेंड इक्वेशन लिखो, जब ये किस फ्रीक्वेंसी का आएगा, ν/2 का, तो ये हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, h ν/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी एनर्जी, h ν/2। और माइनस एक ही सरफेस है तो वर्क फंक्शन क्या लिखेंगे, h न्यू नॉट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल E टाइम्स हो जाएगा, तो E इंटू Vs। अब देखिए दोनों इक्वेशंस को अपन क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि यहां से सब जगह से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या बचा, न्यू माइनस न्यू नोट, और यहां से क्या बचा, ν/2 माइनस न्यू नोट इज इक्वल टू, यहां से E से E कैंसिल हो जाएगा, तो यहां Vs से Vs भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 नोट इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ν/2 माइनस न्यू नोट। अब देखिए इस 2 नोट को इधर लेके आएंगे,
इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यू नोट हो जाएगा, क्योंकि माइनस का न्यू नोट ऑलरेडी है। और न्यू बाई टू को इधर ले आएंगे तो 2 न्यू माइनस न्यू बाई टू, तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बाई टू न्यू आ जाएगा, जो साफ साफ आपको ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिखाई दे, 2 नहीं, थर्ड जो ऑप्शन है उसमें दिखाई दे रहा है 3 बाई टू न्यू। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle are moving with the same velocity, then which has the maximum de Broglie wavelength? कौन सा पार्टिकल मैक्सिमम de Broglie wavelength को रखता है? तो de Broglie wavelength हम लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p, और p को हम क्या लिखते हैं, मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी और स्पीड। यहां पर हम बात करें तो ये चीज s तो कांस्टेंट है और सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो v भी कांस्टेंट हो गया, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मास के। अब इनमें जो सबसे लाइट पार्टिकल दिख रहा है, देखिए 4 पार्टिकल दे रखे हैं, प्रोटॉन, अल्फा और न्यूट्रॉन और कौन सा, बीटा पार्टिकल। तो यहां पर बीटा पार्टिकल जो है वो मोस्ट लाइट पार्टिकल है। ये इन चारों में से सबसे जो लाइट पार्टिकल है वो कौन है, बीटा। तो यहां पर जिसका मास सबसे कम होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, बीटा पार्टिकल वाला, 4th ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर का, जिसमें क्या कहा गया है, एनर्जी बैंड गैप इजी डायग्राम फॉर एन इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब सीधी सी बात है, कौन सा सेमीकंडक्टर है हमारे पास, प्योर सेमीकंडक्टर है, एट टेम्परेचर T greater than 0 Kelvin is here EC is the energy of conduction band and EV is the energy of the valence band। तो ये पूछा है कि इनमें से कौन सा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे लिए करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है या करेक्ट डायग्राम है कंडक्शन बैंड का। तो कंडक्शन बैंड ऊपर वाला होता है, वैलेंस बैंड नीचे होता है, और प्योर सेमीकंडक्टर है तो जब बात हो रही है किसके ऊपर, T greater than 0 के ऊपर, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो सिंपल सी बात है, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं, यहां पर अगर अपन देखें तो कौन से ऑप्शन में हो रहा है अपने पास, यहां देखिए पहली बात तो पहले ऑप्शन को देखो, कंडक्शन बैंड में क्या हो रहा है, होल आ रहे हैं। कंडक्शन बैंड में होल थोड़ी होंगे, कंडक्शन बैंड में होल नहीं होंगे, किस में होंगे, वैलेंस बैंड में। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। यहां पर देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर होल नहीं है। होल तो होने चाहिए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा, तो यहां होल बनने चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। यहां पर ये कंडीशन कब की है, T इक्वल टू 0 केल्विन, यानी कि लो टेम्परेचर पे है। इस तो हमारी कंडीशन क्या है, T ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, यहां से ये इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन गया, ये गया, ये गया, तो यहां पर जितने यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचे उतने ही यहां पर क्या बने, होल बने। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाता है, यहां पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। फिर से क्या कहा जा रहा है, इन एन अनबाइस्ड पीएन जंक्शन है, मतलब हमने कोई वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई नहीं करी है। हॉल डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन। हॉल जो है वो डिफ्यूज हो रहा है कहां से, पी रीजन से एन रीजन में। तो हॉल डिफ्यूजन कब होता है हमारे पीएन जंक्शन में, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। अब यहां पर देखिए कौन डिफ्यूज हो रहा है, होल डिफ्यूज हो रहे हैं। होल किस में होते हैं, पी पार्ट में हम क्या करते हैं, पी पार्ट में मेजोरिटी हम किसकी कंसिडर करते हैं, होल की, और माइनॉरिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ऐसे एन पार्ट में अगर मान लो ये पी पार्ट है और ये एन पार्ट है, एन पार्ट में मेजोरिटी कौन होगी, इलेक्ट्रॉन की, और माइनॉरिटी किसकी होगी, होल की। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में जब क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, तो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि होल डिफ्यूजन किधर से किधर होगा, जिधर होल की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वहां से जिधर होल की कम कंसंट्रेशन होगी। तो पी में ज्यादा है, एन में कम है, तो होल किधर से किधर मूव करेंगे, पी से लेके एन में। तो यहां पर देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन इन द रीजन अट्रैक्ट देम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि होल तो जस्ट एक क्या है, एक यहां पर स्पेस है, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। They move across the junction by the potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में यहां पर नहीं बोला है, अनबाइज्ड है। तो होल कंसंट्रेशन इन द पी रीजन इज मोर कंपेयर टू एन रीजन। ये हमारे पास परफेक्ट इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इफ ए सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड विद 2 डायोड्स फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, देन आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर विद रिस्पेक्ट टू ईच डायोड इज। अब हमें बताना है कि यहां पर जो हमारे पास सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है वो सबको पता है, कुछ इस तरीके से होता है, और यहां पर एक डायोड कनेक्टेड होता है और यहां पर भी एक डायोड कनेक्टेड होता है।
और यहां बीच में से हम जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी वोल्टेज को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस है, तो यहां पर हमें लोड आउटपुट मिलता है। ठीक है, लोड पे आउटपुट मिल जाता है, ये बात है। तो यहां पर ये एक स्टेटमेंट दिया गया है कि बात क्या है। सेकेंडरी पे मान लो हमने वोल्टेज दिया, ये 0 वोल्ट दिया यहां पर, और ये V, मान लो कि यहां पर लो वोल्टेज है और यहां पर हाई वोल्टेज है। तो सिंपल सी बात है, 0 to V जाएंगे तो यहां वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर टेप, और मिड में है तो हम बोलेंगे कि यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, V/2। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जो किसके ऊपर आउटपुट वोल्टेज है वो हर एक डायोड के ऊपर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये जो सेकेंडरी कॉइल की जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, इस पे भी और इस पे भी। यहां V/2 का पॉइंट आ जाएगा तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, V/2। तो इस पर भी कितनी हो जाएगी, V/2, और इस पर भी कितनी हो जाएगी, V/2। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर 1/2 इंटू सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सेकेंडरी पे कितनी थी, V, और दोनों पे आधी आधी होगी। ठीक, चलिए, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है, इन द गिवन सर्किट कैपेसिटर C इज यूज्ड। देखिए ये आपको एक रेक्टिफायर दे रखा है। रेक्टिफायर यहाँ AC है तो यहाँ आउटपुट में हमें क्या मिलेगी, DC मिलेगी। लेकिन हम जानते हैं कि DC कंप्लीटली, ये जो रेक्टिफायर है वो कंप्लीटली DC में कन्वर्ट नहीं करता है AC को, इसमें कुछ पार्ट किसका होता है, AC का भी होता है। और यहाँ कैपेसिटर ले रखा है हमारे पास, तो कैपेसिटर का जो हम रिएक्टेंस लिखते हैं XL इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिखते हैं, ओमेगा C इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई F इंटू C। और DC के लिए F इक्वल टू कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो यहां पर XL कितना हो जाएगा, सॉरी XC, XL बोल रहा हूं मैं, यहां पर XC है ये। तो XC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलिए DC के लिए, यहां 0 पुट करो तो XC कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब कैपेसिटर अपने अंदर से किसको नहीं आने देगा, DC को नहीं आने देगा। तो अगर यहां से मिक्सचर आया तो DC तो इधर आ ही नहीं पाएगा, सिर्फ कौन आ पाएगा इधर, DC। लेकिन AC को ये क्या करने देता है, पास होने देता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है वो AC के लिए बाईपास का काम कर रहा है, DC को उधर भेज रहा है। तो यहां पर देखिए, फॉर स्टोरिंग द पोटेंशियल एनर्जी नहीं, एज बाईपास टू DC, नहीं DC के लिए बाईपास नहीं है, किसके लिए बाईपास है, टू रिमूव स्पार्किंग नहीं, ऐसा भी नहीं है, एज बाईपास टू AC। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन द सेमीकंडक्टर इफ द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ होल्स इज K/4, द रेशियो ऑफ करंट, ये होल का किसका है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होल्स। ठीक है, ये n इलेक्ट्रॉन टू n होल्स वो आपको दे रखा है K/4, और ये करंट का रेशियो दे रखा है, ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और ये दे दी हमें ड्यू टू होल। और ये जो रेशियो दे रखा है, द रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये Vd किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, और ये Vd किसकी है, होल की। अब हमें पता है कि करंट और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, बोलिए। यहां पर हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू NE/A/Vd। यहां पर देखिए चार्ज फिक्स है, होल पे भी वही चार्ज हम कंसिडर करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया हम सेम, एक ही सेमीकंडक्टर है, सेम होगा। तो यहां पर अगर अपन लिखें I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, N इंटू Vd के। तो अगर I1/I2 करेंगे, I1/I2, I1 मतलब इलेक्ट्रॉन और होल का करंट का रेशियो निकालेंगे, तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। यहां पर नंबर ऑफ होल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी, होल की। तो यहां पर देखिए ये जो रेशियो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, करंट का देखिए 9/4 दे रखा है, इज इक्वल टू नंबर्स का कितना दे रखा है, K/4। तो ये लिख दिया मैंने K/4 इंटू ड्रिफ्ट स्पीड जो है उसका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, बोलिए 9/7। तो ये लिख दिया मैंने 9/7। तो ये इधर 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 उधर जाएगा, तो हमारे पास K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 वोल्ट जेनर डायोड, यानी कि इस जेनर डायोड को जो दे रखा है उस पर वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट, और लोड भी इसके क्या है, पैरेलल में है, तो इस पर भी कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट, विद ए सीरीज रेजिस्टेंस R। ये सीरीज में इसके एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है अक्रॉस ए 10 वोल्ट सप्लाई, ये जो सप्लाई दे रखी है 10 वोल्ट। इफ द जेनर करंट इज, यानी कि जेनर के अंदर देखिए करंट इधर से निकलेगी और इधर जो करंट फ्लो होगी जेनर के अंदर वो कितनी दे दें अपन, 20 मिली एम्पियर। एंड द लोड करंट, लोड पे जो करंट जा रही है वो कितनी आ रही है, 5 मिली एम्पियर। देन द वैल्यू ऑफ R आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए
यहां पर एक चीज देखिए आप, जो टोटल करंट है उसको अगर मैं क्या कंसिडर कर लूं, आई कंसिडर कर लूं, तो आई क्या होगी, सम ऑफ बोथ करंट, क्योंकि यहां जंक्शन में आई आ रही होगी तो दोनों करंट के सम के इक्वल होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 25 मिली एम्पियर। मतलब यहां से लोड रेजिस्टेंस से कितना करंट, सॉरी आर से कितना रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा होगा 25 मिली एम्पियर। अब ये वोल्टेज कितना था 10 वोल्ट, 5 वोल्ट इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहां पर भी कितना वोल्ट आया 5 वोल्ट, मतलब रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना आ गया 5 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू V रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे I इंटू आर, तो V कितना आया 5 इज इक्वल टू I कितना है 25 इंटू 10 की पावर -3 मिली एम्पियर है, इंटू में क्या कर देंगे R, तो ये यहां से कैंसिल होगा तो कितने टाइम्स आ जाएगा 5, तो 1/5 और ऊपर कितना आ जाएगा ये 10 की पावर 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 1000 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 200 ओम आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉजिक गेट्स इफ लॉजिक स्टेट्स A एंड B आर 1 एंड 0, देखिए A पे जो हम इनपुट दे रहे हैं वो 1 और B पे कितना दे रहे हैं 0 दे रहे हैं, तो ये पूछ रहा है रेस्पेक्टिवली देन द लॉजिक स्टेट्स ऑफ द आउटपुट आर इज, आउटपुट क्या होगा, तो यहां पर बताइए यहां कितना दे रहे हैं अपन 1, यहां कितना दे रहे हैं 0। तो अब देखिए ये कौन सा गेट है, नोट गेट, नोट गेट इनपुट को क्या कर देता है अपोजिट कर देता है, तो 1 का यहां कितना हो जाएगा 0, यहां से B में कितना चला ये 0 चला, तो यहां भी कितना हो गया हमारे पास 0 आ गया। और ये और गेट है, और गेट क्या करता है 0 + 0 कितना देगा, यहां पर 0 दे देगा, कितना दे देगा 0। चलिए वहां तक हम पहुंच गए, फिर नीचे से आते हैं, तो यहां देखिए ये 0 चला, यहां 0 आया और इधर से A सिग्नल आ रहा है, तो ये कितना आ गया 1, 0 को ये नोट गेट कन्वर्ट कर देगा किसमें 1 में, किसमें कन्वर्ट कर देगा 1 में, और 1.1 क्या हो जाएगा यहां पर 1 हो जाएगा, लेकिन ये नैंड गेट है तो ये वापस इसको रिवर्स करेगा, तो ये फाइनली यहां पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए 1 1 आया, 0 1 1 1 1.1 1, लेकिन यहाँ नोट है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, और 0 और 0 जब इसमें एंटर करेंगे और गेट में, तो 0 + 0 कितना आ जाएगा 0, लेकिन आगे क्या है नोट है, नोट वापस इसको 0 को किस में कन्वर्ट कर देगा 1 में, तो फाइनली R इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर गिवन है ए 220 वोल्ट AC सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अब देखिए कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना, और यहां पर कैपेसिटर धीरे धीरे क्या होता है चार्ज होता है, धीरे धीरे इन द सेंस मतलब टाइम लेता है। तो हमारी जो वोल्टेज है या जो करंट है या वोल्टेज है AC वोल्टेज है वो 0 to कौन से वैल्यू तक जाती है, पीक वैल्यू तक जाती है, और ये यहां हमें वोल्टेज की कौन सी वैल्यू दे रखी है RMS वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इस वोल्टेज तक ये क्या होगा चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक। तो ये तब तक चार्ज स्टोर करेगा जब तक इस पर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे अपनी कैपेसिटी तक, ठीक है। तो यहां पर पीक वोल्टेज तक ये क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ जाएगा वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा पीक के इक्वल, जो कि RMS का कितना होता है V RMS टाइम, कितना टाइम्स होता है RMS का √2 टाइम्स, तो 200 का √2 टाइम्स क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन ए PN जंक्शन चेंज इन द टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग की वजह से किसमें चेंज आएगा PN जंक्शन के लिए, तो PN जंक्शन डायोड हमें दे रखा है, डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस, ये तो गलत बात है क्योंकि टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस PN डायोड या फिर हमारे डायोड का रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है कम हो जाता है। अफेक्ट ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अफेक्ट ओनली रिवर्स, ये तो दोनों ही रेजिस्टेंस को इफेक्ट करेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। अफेक्ट द ओवरऑल VI कैरेक्टरिस्टिक, हाँ ये ठीक है, अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो सिंपल सी बात है करंट पे इफेक्ट आएगा और ग्राफ भी क्या हो जाएगा वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज स्मॉल e is projected with the velocity v towards a much more massive particle ze। एक देखो एक e पार्टिकल है जिसको हमने v स्पीड से प्रोजेक्ट करा है और इधर एक मैसिव
चार्ज है जिस पर चार्ज ZE है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, तो ये जब इसकी तरफ जाएगा तो ये रिपल्स करेगा क्योंकि दोनों ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके ये इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि ये जो अप्रोच करने की जो मिनिमम डिस्टेंस है D मिनिमम, ये कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। जब ये रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो दो चार्ज हो गए, एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया। Q1 हमारे पास E है और Q2 हमारे पास क्या है, ZE है। तो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, तो हाफ mv² इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, k ZE इंटू E अपॉन में D मिनिमम लिख दिया। अब k को क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन D मिनिमम। अब दो से देखो इसको मैं काटूंगा तो ये दो तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमें D मिनिमम निकालना, D मिनिमम को उधर लेके जाओ, तो D मिनिमम जो आया हमारे पास क्या आ गया, बोलो, ZE² अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो, ZE² 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, an electron in the hydrogen atom makes a transition from n1 to n2 if the time period of the electron in initial state is 27 times, that in the final state then तो आपको एक रिलेशन पूछा है, ठीक है। दो ट्रांजिशन हो रहे हैं, कहां से कहां तक, n1 to n2। तो हम कंसिडर कर लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम टेक्स ट्रांजिशन, तो n1 से लेके किस में जा रहा है, ये n2 में जा रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड के बारे में चर्चा हो रही है और कह रहा है कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेट इज 27 टाइम्स, तो यहाँ का जो टाइम पीरियड है T1, वो यहाँ के टाइम पीरियड T2 का 27 टाइम्स आ रहा है T2। तो यहाँ से हमारे पास T1/T2 का रेशियो हम निकालें तो ये 27 हमारे पास आ रहा है। एक पहली इंफॉर्मेशन ये है। हमें n1 और n2 का रिलेशन पूछा है, तो देखिए टाइम पीरियड को हम n की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि n पे ये कैसे डिपेंडेंट होता है। तो आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई r/v। तो यहाँ टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, r/v, और r किसके प्रोपोर्शनल है, n²/z के, और v किसके प्रोपोर्शनल है, z/n के। तो z/n यहाँ करूंगा तो n ऊपर चला जाएगा, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, n³ के। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को क्या लिख सकता हूँ, n1/n2 का क्या लिख सकता हूँ, होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो 27 किसका होल क्यूब है, 3 का होल क्यूब है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n1/n2 का होल क्यूब। तो यहाँ से देखो ये क्यूब तो हटा ही सकते हैं अपन, तो यहाँ से n1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ n2 के इक्वल आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाता है n1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मच मास हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर 200 मेगावाट फॉर 1 आवर। एक घंटे में हमें इतनी एनर्जी, इतनी पावर प्रोड्यूस करनी है, तो हमें कितना मास रिक्वायर्ड होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए पावर की बात हो रही है और मास की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, मास लॉस हुआ होगा, ठीक है, मास डिफेक्ट हुआ होगा, मास लॉस हुआ होगा। तो उसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा m इंटू c², ये एनर्जी है, और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पावर में। तो ये कितना है, 200 मेगा है, 10 की पावर 6 इज इक्वल टू, मुझे कितना मास चाहिए, डेल्टा m निकालना है, c² 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर अपॉन में किससे डिवाइड कर देंगे अपन, टाइम। टाइम कितना है, 60 आवर्स है। आवर को मिनट में कन्वर्ट करा, मिनट को किस में कन्वर्ट करा, सेकंड में। तो 60 इंटू 60। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो डेल्टा m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 इंटू 10 की पावर 6, बोलिए, इंटू 36 इंटू 10 की पावर 2 और डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर 16। तो अब देखिए यहां पर 6 और 2 8 और 2 कितने हो गए, 8 और 2 10। तो 10 में और नीचे 16 है, तो फाइनली यहां 10 की पावर कितना बच गया, -6, और 9 से इसको कट करेंगे तो 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर -6। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आइए। A nuclear reaction along with the masses of the particle taking part in it is as follows। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, पूछा गया है द एनर्जी क्यू लिबरेटेड इन द रिएक्शन इज, रिएक्शन के अंदर कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। तो मास दे रखा होता है, आपको पता है प्रोडक्ट का मास Ma प्लस, सॉरी
रिएक्टेंट का मास Ma प्लस Mb और माइनस क्या करते हैं Mc माइनस Mc प्लस Md, ये हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा M आ जाएगा। और एनर्जी निकालनी है तो डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर देखिए सीधा सीधा ही दिख रहा है, इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, पहले 1.002 में जब ऐड करेंगे तो 1.004, तो कितना हो जाएगा 1.006 हो जाएगा। इसमें से माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.004 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया डेल्टा M आ गया। तो एनर्जी निकालनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये किस में आया AMU, और 1 AMU के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी लिखते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारा आंसर भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम डायरेक्ट इस AMU को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 931.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 18, 9 इंटू 2 18, और 18 वाला ऑप्शन हमें एक ही दिख रहा है। तो कैलकुलेशन करें ना करें ऐसे थोड़ा देख सकते हैं अपन। तो ये कौन से ऑप्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। देखो इसमें थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट थर्ड है तो आपका स्टेट कौन सा हो गया n इक्वल टू 4 हो गया। टू सेकेंड एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू 3, सेकेंड एक्साइटेड का मतलब n इक्वल टू 3, एंड देन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू 2, एंड इमिट वेवलेंथ लैम्डा 1। यहां पर क्या इमिट कर रहा है लैम्डा 1, और यहां पर क्या इमिट कर रहा है लैम्डा 2। ठीक है, पूछा क्या है द रेशियो ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो देखिए 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं RZ 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ये लिखा जाता है। तो यहां पर देखिए ये चीज तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा हमारे पास किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, क्योंकि ये 1 बाई लैम्डा है ना और ये सामने है, तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 निकालना चाहता हूं तो लैम्डा 2 के लिए कौन सा ट्रांजिशन है, क्योंकि लैम्डा 1 है उसके सामने 2 वाला ट्रांजिशन लिखना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 2 के लिए कौन सा है 1 तो कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 बाई 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 बाई 9 डिवाइडेड बाई, यहां पर बात करें किसकी लैम्डा 2 के सामने 1 वाला ट्रांजिशन लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 1 बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर 16। सोल्व करो, ऊपर कितना आ जाएगा 36 एलसीएम आ जाएगा, और 9 माइनस 4 तो 5 बाई कितना आ जाएगा 36, और नीचे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलो 16 इंटू 9, सो 16 माइनस 9 कितना आता है 7, तो 7 बाई 9 इंटू 16 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो देखें तो 5 डिवाइडेड बाई 36 इंटू उल्टा हो जाएगा 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 7, तो 9 से कट करेंगे तो 4 टाइम्स, 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20, तो 20 बाई 7 हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ रेशियो आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिगर शोज द एनर्जी लेवल P, Q, R, S and G an atom where G is in the ground state. A red line in the emission spectrum of the atom can be obtained by an energy level change from Q to S. A blue line can be obtained by following the energy level. देखिए यहां पर Q to S में क्या आ रहा है, Q to S में क्या आ रहा है रेड लाइन आ रही है। क्या आ रही है रेड लाइन। तो रेड लाइन का वेवलेंथ क्या होता है ज्यादा होता है, तो एनर्जी क्या होती है मिनिमम होती है। ठीक है, और Q to S आ रहा है, कहां से आ रहा है Q to S। ए ब्लू लाइन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग एनर्जी लेवल। ब्लू लाइन किसमें हमें गेन होगी, तो ब्लू लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लू लाइन ब्लू लैम्डा ब्लू जो है वो क्या होगा वेवलेंथ क्या होगा कम होगा, तो हमें एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई, या फिर जो एनर्जी होगी वो क्या चाहिए हमें मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम एनर्जी कौन से कॉम्बिनेशन में बैठ रही है वो चेक करना पड़ेगा। P2Q देखिए ये तो इससे भी कम दिख रही है इसकी लेंथ, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है।
और Q2P तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी कब इमिट होती है, जब हाई लेवल से लो लेवल में आता है, तो ये Q2P भी कैंसिल हो गया। R2S में पॉसिबल है, लेकिन यहां देखें तो देखो पहली वाली वेवलेंथ ही क्या कर रही है, इतनी एनर्जी इमिट कर रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आ जाते हैं अपन नीचे। R2G देखिए आपको लाइन क्या दिख रही है, काफी बड़ी दिखाई दे रही है, और इनका जो एनर्जी डिफरेंस है आपको पता है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर हमें एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा 975 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम इमिटेड विल बी। नंबर ऑफ लाइंस पूछिए, अगर आपको कौन से स्टेट से ट्रांजिशन हो रहा है ये पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस पता कर सकते हैं। तो देखते हैं यहां पर, अगर ये वेवलेंथ आ रहा है तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, HC बाई लेमडा। HC को क्या लिखते हैं 12400 अपॉन में लेमडा कितना दे रखा है 975। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखो ये आता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं। तो देखो 9 से डिवाइड करेंगे तो एक बार तो कम से कम जाएगा ही जाएगा ये, ठीक है, 1240 में ही चला जाएगा एक बार, और फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 2 बार ये चला जाएगा। ठीक है, तो 12.75 ये डिफरेंस आ जाएगा। और जब आपको एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस पता हो तो ये इजी वे में इस क्वेश्चन को फास्टली सोल्व करा जा सकता है, और आप कोशिश भी यही करें कि हमें एनर्जी डिफरेंस पता हो। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस आता है डेल्टा ई, ये किसके लिए आता है, जब हमारा ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू किस में हो 1, तो हायर जो एनर्जी स्टेट हो गया 4 और किस में आ रहा है 1 में। तो 4 से 1 में आने की कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, उन पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या लिखते हैं NC2, n यहाँ पर क्या हो गया ऑर्डर किसका, जहां से वो ट्रांजिशन कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 4C2। अब 4 इंटू C4C2 को सोल्व करने का मतलब जहां भी ये 2 होता है ना वहां तक हमें रुकना है, मतलब उतने टाइम बार हमें इसको सोल्व करते हुए चलना है। तो इसको हम करेंगे तो 4 इंटू क्या कर देंगे 3, बस 2 बार करना है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिख देंगे 2 इंटू 1 लिख देंगे। ठीक, तो यहां से 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ लाइंस 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन हो करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो गिवन मास m, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है आपको, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस दे रखा है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, इसको हमें सेपरेट करना है तो हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यानी कि ये बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें किस किस को मिलाना है 8, इसमें क्या क्या हो गए 2 चीजें होंगी, 8 तो न्यूट्रॉन हो गए और 8 ही क्या हो गए प्रोटॉन हो गए, है ना, तभी तो हमारे पास A जो आएगा वो कितना आएगा 16 आएगा। तो इन दोनों का मास अगर हम ऐड कर लें 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन और ऑक्सीजन के मास में सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो उस मास डिफेक्ट को फिर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे C² से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो 8 तो 8 इंटू, अब देखो दोनों ही 8 है तो मैं 8 को बाहर रख लेता हूं। इसका मास कितना दे रखा है 1.00866 और नीचे मैं प्लस कर देता हूं तो ये कितना दे रखा है प्रोटॉन का 1.00727 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी माइनस कर देंगे किसका मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 15.99053 ये किस में आ जाएगा AMU में आ जाएगा। किस में आ जाएगा AMU में, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 से, तो ये किस में आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सोल्व करने पे अपने पास कितनी आ जाती है 16.12744। जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो देखो दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पे क्या आता है 2.01593 2.01593। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो देखो ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है ये बताओ, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 16.12744।
16.12744, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 15.99053 को, और फिर उससे मल्टीप्लाई करना है हमें 931.5 से। तो सोल्व करें इसको, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0.13691, कितना आ जाएगा? 0.13691, है ना? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 931.5 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट देखिए, 931 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 931 से तो ज्यादा ही ऑप्शन, 931 को किससे, 1 से कम से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 127.5 आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया? 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। इसमें ए लुमिनस बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट ए रेट 3.6 इंटू 10 की पावर 28 जूल पर सेकेंड। देखिए जूल पर सेकेंड, तो हमें ये क्या दे रखी है? पावर दे रखी है। क्या दे रखी है? पावर। द लॉस ऑफ मास ऑफ बॉडी पर सेकेंड, तो m/t, मास ऑफ लॉस पर सेकेंड, m/t आपसे पूछा है। तो पावर को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, ये तो एनर्जी होगी, टाइम से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा m/t हमसे पूछा गया है, तो पावर में सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा m/t हमारे पास ये आ जाएगा। पावर कितनी दे रखी है? 3.6 इंटू 10 की पावर 28 दे रखी है। डिवाइड करना है सी स्क्वायर का, तो 9 इंटू 10 की पावर 16 हो जाएगा। अब देखो 9 से इसको काटेंगे तो 0.6 के आसपास आएगा। इनका डिफरेंस अगर अपन करते हैं तो ये कितना आता है? चेक करिए, इनका डिफरेंस कितना आएगा बोलो? 16 को ऊपर लेके जाओ, 12 आ जाएगा। और लेकिन ये सॉरी 0.4 है ना, 9 चौक 36, 0.4। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 0.4 इंटू 10 की पावर 12 आ गया, है ना? 12 आ गया। और पॉइंट में आंसर नहीं है, तो एक जीरो इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर 11 kg पर सेकेंड। हाँ दिख रहा है, देखिए ऑप्शन थर्ड अपने को दिख रहा है बाकायदा। चलिए नेक्स्ट चलिए। गिवन एटॉमिक मासेज आर, एक तो ये मास दे रखा है, ठीक है, यूरेनियम का दे रखा है, हीलियम का दे रखा है और थोरियम का दे रखा है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डी, अल्फा डी क्या होगा? किसमें से? यूरेनियम से। तो 92 यूरेनियम 238, इससे बन गया क्या आपके पास? 90 थोरियम 234, और फिर प्लस में अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4। और देखिए बैलेंस हो रहा है, ए भी बैलेंस हो रहा है और चार्ज मतलब जेड भी बैलेंस हो रहा है। हमें क्या करना है? एनर्जी, एनर्जी क्या लिखते हैं अपन? जब मास दे रखा हो तो यूरेनियम का मास, मास ऑफ यूरेनियम माइनस क्या कर देंगे? मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ हीलियम, ये हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। और इस मास डिफेक्ट जो कि किसमें है? एएमयू में है, यू, तो एएमयू में है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 931.5 से, तो ये किसमें आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए यूरेनियम का कितना दे रखा है? 238.05079 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो यहां पर ऐड कर दो, यहां पर 4.00260, इसको ऐड कर दो 3 12 6 4 0 8 3 2, तो ये आ जाएगा 238.04623 और इनटू में 931.5। अब देखिए ये जो डिफरेंस करेंगे अपन, ये जो डिफरेंस हमारे पास आ जाता है वो अप्रोक्सीमेट आ जाता है 0.00456। कितना आ जाता है? 0.00456। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 931.5 से। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब इसको सोल्व करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा ये न्यूक्लियस ऑफ मास m, मास नंबर, चलिए ए दे रखा है हमें 189, स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है 125 और 64 में। तो ये हो गया हमारे पास A1, ये हो गया हमारे पास A2। ठीक है, ये कोई न्यूक्लियस था जो डिवाइड हुआ। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई, तो देखिए इससे ये बने हैं तो ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई हैं, उनके रेडियस का रेशियो आपको पता है कि रेडियस r इज इक्वल टू क्या होता है? r0 e की पावर 1/3। तो यहां से r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया a की पावर 1/3।
तो R1 डिवाइडेड बाई R2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 डिवाइडेड बाई A2 की पावर 1/3। A1 कितना है 125 और A कितना है 64, उसकी पावर 1/3, साफ साफ दिख रहा है 5/4, है ना, 5/4। तो कौन सा रेशियो आ जाएगा बोलो, 5:4, करेक्ट भाई, 5 का क्यूब और ये 4 का क्यूब। चलिए, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली पेयर्ड रिगार्डिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के रिगार्डिंग कौन सा पेयर आपका क्या है, करेक्टली पेयर्ड है, नॉट करेक्टली पेयर्ड, है ना, नॉट करेक्टली पेयर्ड वो वाला। न्यूक्लियर फ्यूल मटेरियल दैट कैन बी फिशन्ड, सही बात है, जिस मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं, फिशन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वही हमारा न्यूक्लियर फ्यूल होता है। मॉडरेटर स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, बिल्कुल बात सही है, ये क्या करता है, आने वाले जो हाईली एनर्जेटिक जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करता है, ये स्लो करता है। कैडमियम रोड कंट्रोलिंग रोड होती है, जो रिएक्शन को कंट्रोल करती है, न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्ब करती है। रिएक्शन आर इंक्रीज्ड बाय, नहीं, इससे रिएक्शन इंक्रीज थोड़ी करेंगे हम, रिएक्शन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखा जाए तो इनकरेक्ट। चलो फोर्थ कोर चेक कर लेते हैं। कूलेंट ट्रांसफर हीट फ्रॉम द कोर टू ट्राइबर, ये सही बात है। कूलेंट का काम क्या है कि अंदर जो एक्सेस हीट है उसको थोड़ा बाहर निकाल लिया जाए, क्यों, क्योंकि ब्लास्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, जो थर्ड वाला है वो एक इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए, which of these is a fusion reaction, कौन सी फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन मतलब क्या होता है, फ्यूज होना मतलब दो चीजें 1+1 मिलके जैसे 2 बनता है, तो वैसे ही छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़े न्यूक्लियस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये भी लाइट न्यूक्लियाई है, ये भी लाइट न्यूक्लियाई, इन दोनों के कंपैरेटिवली ये हैवी न्यूक्लियस है, तो यहाँ ठीक है, ये फ्यूजन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें तो देखिए क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, पहले 238 था, अब 206 हो गया, तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, तो यहाँ भी ब्रेक ही हो रहा है एक तरीके से। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो देखो पहला ही हमें मिल गया, तो आगे बढ़े ना बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सॉल्यूशन की बात है तो सॉल्यूशन हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। चलिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर द न्यूक्लियाई शोन इन द फिगर WXYZ आर 4 न्यूक्लियाई इंडिकेटेड ऑन द कर्व, द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी। कौन सा प्रोसेस है जो एनर्जी रिलीज करेगा। देखिए, जब भी एनर्जी की बात होती है तो जो रिएक्टेंट होते हैं, जो बनते हैं, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए इन कंपेयर टू जो प्रोडक्ट है उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ चेक करते हैं। जेड के बारे में बात करें तो जेड की देखो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 5 है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं, 30 हैं। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 150। लेकिन ये 2 है तो 150 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, 300। और y की अकेले की कितनी हो जाएगी, y के लिए हम बात करें तो कितनी हो जाएगी, 60 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 8.5 से। तो ये पॉइंट तो यहां से हटा दो, 0, तो कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई करो, देखो ये पॉइंट तो हट गया, ये 3 और 48 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा, 510। तो यहां पर गलत हो रहा है। देखिए, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या रह रही है, कम रह रही है, तो स्टेबिलिटी के लिए ये सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन को चेक करो, देखें x का कितना आ रहा है, x कहां पर है, यहां पर है, 8 है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करा, 90 से, तो कितना आ जाएगा, 720, ठीक है। फिर z को देखो, z में कितना है, z के पास कितना है, 30 है, और बाइंडिंग एनर्जी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 150। तो 0, 7 और ये कितना आ जाएगा, बोलिए, 8 आ जाएगा, ठीक है, 870 आ जाएगा, ठीक। और W को देखें तो W अकेला ही क्या लेके बैठा हुआ है, 120 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7.5 से, 7.5 से, ये पॉइंट हटा दो यहां से, 12 पंजे 60, तो 6 और मल्टीप्लाई करो 86, तो कितना आ जाएगा, ये 900 के आसपास आ जाएगा। तो अब देखो यहां पर फिर से अगेन गड़बड़ हो रहा है, क्या कि जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये भी स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसमें चेक करो W2Y, W पे हमने चेक कर लिया कितना आ रहा है, 900। 2Y चेक करो, तो Y का हमने 510 करा था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो ये
1020 आ जाएगा। तो यहां पर ठीक है, हाँ यहां पर जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो स्टेबिलिटी के लिए सही है। तो ये ऑप्शन थर्ड यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए हाँ, तो देखिए अब ऑप्टिक्स स्टार्ट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव विद द फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दे रखा है हमें, आई पीस फोकल लेंथ जो दे रखा है वो एफ हमें दे रखा है, द ट्यूब लेंथ एल हमें दे रखा है, यहां पर एल भी हमें गिवन है, कैपिटल एल। देन द मैग्निफिकेशन आपसे पूछा गया है। मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का हम क्या लिखते हैं, एल बाई एफ नॉट इंटू डी अपॉन में एफ ई, ये लिखते हैं किसमें, नॉर्मल एडजस्टमेंट में। तो यहां पर हमारे पास एल कितना गिवन है 20 और एफ नॉट ऑब्जेक्टिव 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू डी, ये क्या होती है बोलो, जो परफेक्ट विजन के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस है, और आपको पता है 25 और एफ ई कितना दे रखा है अपने को 2 दे रखा है। तो यहां से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 10, तो 10 इंटू 25 कितना आ जाएगा हमारे पास 250 आ जाएगा। तो कितना मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमारे पास 250। तो ऑप्शन सेकंड हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ द फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इन द नॉर्मल कंडीशन। किसकी बात हो रही है, नॉर्मल कंडीशन में। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव, ये आपका आई पीस, दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्यूब लेंथ, और जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो तो ये लेंथ हमारे पास क्या हो जाती है, एफ नोट प्लस एफ ई हो जाती है। एफ नोट हमारा कितना दे रखा है 150 सेंटीमीटर, और आंसर देखिए सारे के सारे किसमें, मीटर में है। तो क्यों ना हम कन्वर्ट कर लें, तो या तो डायरेक्ट पहले सेंटीमीटर में निकाल लो, पर 150 ये किस 150 सेंटीमीटर, और ये साथ में क्या आ गया आपके पास फोकल लेंथ 150, और ये साथ में आपके पास क्या आ गया 5। तो टोटल कितना हो गया बोलो 155 सेंटीमीटर आ गया। इसको किस में कन्वर्ट करना है अपने को, मीटर में। तो किससे डिवाइड कर देंगे अपन 100 से, तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा 1.55 मीटर हमारे पास ये ट्यूब लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन में दिख रहा है हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोग, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट, किसकी बात हो रही है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ए स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल इज ड्रॉन ऑन इनसाइड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, the eyepiece form a real image of this line, the length of this image is small l, the angular magnification of the telescope is, टेलीस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें चेक करनी है। सिचुएशन क्या है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारे पास आई पीस, इसमें हमने एक लाइन बना दी, उस लाइन की लेंथ है l। अब जो आई पीस है उसका रियल इमेज इधर ही बनाएगा, रियल इमेज जो बनी वो बन गई स्मॉल l लेंथ की। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में टेलीस्कोप के बीच का जो लेंथ होता है वो एफ नोट प्लस में क्या होता है एफ ई, ये हमने लिख दिया क्योंकि इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं कितना एफ नोट, और इसका कितना मान लेते हैं एफ ई। तो आई पीस से जो मैग्निफिकेशन आएगा वो क्या आएगा बोलो, मैग्निफिकेशन आई पीस से अगर अपन लिखे तो क्या आएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस यू ई। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए यू क्या हो जाएगा, एफ नोट प्लस एफ ई हो जाएगा। तो यहां पर पुट करते हैं अपन, विद साइन पुट कर दीजिए भले ही, तो एफ ई अपॉन एफ ई, और यू ई नेगेटिव में तो माइनस एफ नोट माइनस एफ ई, ये चीज यहां से कैंसिल हो जाएगी। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो, एफ ई अपॉन में माइनस एफ नोट, ये आ गया। ठीक, और वैसे अगर अपन मैग्निफिकेशन लिखना चाहें तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन क्या हो जाएगा टोटल लेंथ एल, और ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई। और यहां से देखें तो आई पीस का जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल एल भी आ रहा है। अब इसको हम अपोजिट कर देंगे तो ये किसका मैग्निफिकेशन बन जाएगा, ओवरऑल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन बन जाएगा। तो एफ ई अपॉन एफ नोट दे रखा है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, तो एफ नोट अपॉन एफ ई क्या बन जाएगा, कैपिटल एल अपॉन स्मॉल
L बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए सिंपल माइक्रोस्कोप, इनकरेक्ट पूछा है भाई, ध्यान रखना। ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कन्वर्जिंग लेंस ही होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है, तो हम इसको करेक्ट मानते हैं। फॉर माइक्रोस्कोप द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, देखो इंफिनिटी पे मैग्निफिकेशन हम क्या लिखते हैं? एम नोट इंटू डी अपॉन में एफ ई, ये लिखते हैं। फिर क्या करा है? इज वन मोर देन मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज नियर पॉइंट। नियर पॉइंट पे मैग्निफिकेशन क्या लिखते हैं? एम नोट 1 प्लस डी अपॉन में एफ। ठीक, अब देखिए कौन किससे बड़ा है ये चेक करो। देखा जाए तो ये देखो उल्टा स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि इनफाइनाइट वाला इससे +1 है, इनफाइनाइट वाला इससे 1 ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। कौन ज्यादा है? इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बोलो? एम नोट प्लस एम नोट डी अपॉन एफ ई, तो 1 ज्यादा कौन आया? ये वाला। तो उल्टा स्टेटमेंट है ये, तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया? सेकंड वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी आगे चेक करो तो कर लो। फॉर लार्जर मैग्निफिकेशन वन यूजेस 2 लेंसेज, वन कंपाउंड द इफेक्ट ऑफ द अदर। हाँ ठीक है, एक लेंस मैग्नीफाइड करेगा और उसी के इफेक्ट को कंपाउंड करके हमें और ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज देगा। कौन? माइक्रोस्कोप। द लेंस नियरेस्ट द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्ट से जो आई पीस के पास होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आई पीस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ट्रू। तो ये भी ट्रू, फर्स्ट भी ट्रू, तो सेकंड हमारा क्या हो गया? यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़े। लाइट वेव फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटीज, एक का दे रखा है इंटेंसिटी I1, एक का इंटेंसिटी दे रखा है I2, I1 रेशियो I2 आपको दे रखा है 64:1। प्रोड्यूस इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। आपको पता है यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखते हैं। अब देखो हमें तो रेशियो गिवन है, वैल्यू गिवन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहां से क्या कर सकते हैं? √I1/I2 गिवन है तो √I2 कॉमन ले लेता हूं ऊपर से, तो ये क्या आ जाएगा बोलो? √I1/I2 +1 का होल स्क्वायर। और देखो √I2 कॉमन लूंगा तो बाहर आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आप हटा भी सकते हो। डिवाइडेड बाई नीचे भी I2 ऐसे ही ले लो, तो ये क्या आ जाएगा? √I1/I2 -1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना दे रखा है आपको? I1/I2 64 डिवाइडेड बाई 1, तो 64 का रूट क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 8 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? 8 - 1 का होल स्क्वायर। तो 8 + 1 9, 9 मतलब 81, 9 का स्क्वायर मतलब 81, और 8 - 1 7, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को? देखो फर्स्ट में ही आ रहा है 81:49। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि a narrow slit of width 1 mm is illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda दिया है भाई। स्लिट का विड्थ भी दे दिया हमें स्मॉल d। The distance between the first minima on either side of a screen at a distance of 2 मीटर, यानी कि ये हमें स्क्रीन की डिस्टेंस दे दी कैपिटल D। पूछा क्या है? ये कह रहा है कि यहां आपके पास स्लिट थी और स्लिट के जस्ट सामने जो मैक्सिमा बन रहा है, ये इसका इधर नीचे फर्स्ट मिनिमा हो गया, ये ऊपर फर्स्ट मिनिमा हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और वो अच्छे से पता है 2 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा? d लैम्डा बाई स्मॉल d। इसको सोल्व करेंगे तो 2 × d 2 मीटर दे रखा है, लैम्डा हमारे पास कितना है? 600 नैनोमीटर है, तो 600 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई स्मॉल d 1 mm है, 1 × 10⁻³ मीटर में हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से देखिए ये -3 यहाँ कितना बच जाएगा? -6 लिख सकता हूं मैं, काट के यहां पर क्या लिख सकता हूं? -6। अब देखिए 2 और हटा दूं मैं यहां से, तो यहां पर इसकी जगह में 10 की पावर क्या लिख दूं? -4।
लिख सकता हूं। तो ये 2 इंटू 2 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर आ गया। ये किसमें आ गया? मीटर। आंसर सेंटीमीटर में है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। किससे मल्टीप्लाई कर लो? हाँ 6 भी है यहां पर, तो 6 से भी अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा? 24 इंटू 10 की पावर -4 मीटर में आ जाएगा। हमें किसमें चाहिए? mm में भी दे रखा है, सेंटीमीटर में भी दे रखा है, तो कन्वर्ट करो। देखें, ये 10 की पावर -4 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो भाई, तो 0.24 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। तो 0.24 सेंटीमीटर तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.4 mm आ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ओके डन। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है? ए सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड विद व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट से एक डिफ्रेक्शन हुआ है। बात डिफ्रेक्शन की हो रही है। फॉर व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट द थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, तो मान लेता हूं कि n1 जो है हमारा क्या है? 3 है। इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न कोइंसाइड विद द सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। दोनों ही मैक्सिमा की बात हो रही है। तो दूसरा n2 जो है वो सेकंड है, तो n2 इज इक्वल टू 2 ले लेंगे। और कॉन्साइड हो रहे हैं, कॉन्साइड हो रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं? डिफ्रेक्शन में मैक्सिमा के लिए क्या लिखा जाता है? 2n+1/2 इंटू लेमडा डी स्मॉल डी, ये लिखा जाता है पोजीशन, इज इक्वल टू, ये फर्स्ट के लिए लिखता हूं तो मैं यहां n1 लिख देता हूं। ठीक है, ये थर्ड मैक्सिमा का मैंने यहां लिखा है। ऐसे सेकंड मैक्सिमा के लिए लिखूंगा तो 2n2+1/2 लेमडा डी बाई स्मॉल डी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए देखो यहां इन्होंने एक वेवलेंथ गिवन है। कौन सी गिवन है? सेकंड वाले की गिवन है, मतलब रेड वाले की गिवन है। और इसने कौन सी वेवलेंथ पूछ ली? फॉर द व्हाट वेवलेंथ द थर्ड सेकेंडरी डिफ्रेक्शन पैटर्न कोइंसाइड द पैटर्न ऑफ द रेड लाइट ऑफ द वेवलेंथ इज दिस। तो यहां पर इसका वेवलेंथ हम मान लो लेमडा कंसीडर कर लेते हैं, वेवलेंथ ही पूछा है। तो ये डी स्मॉल डी तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां अगर अपन चेक करें तो क्या है? देखो चेक करो, n1 की वैल्यू 3 पुट करो, तो 3 इंटू 2 6, 6+1 7 लेमडा इज इक्वल टू n2 की वैल्यू 2 पुट करो, 4+1 5, तो 5 लेमडा रेड कितना दे रखा है? 6500 एंगस्ट्रॉम दे दिया। तो हमें क्या निकालना है? लेमडा निकालना है। तो इसमें क्या करना है हमें? 5 इंटू 6500 डिवाइडेड बाई 7 करना है। 7 से इसको करके देख लो सोल्व, कितना आता है? 7 से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो, या तो 0 0 25 2 30 32 डिवाइडेड बाई 7, 7 चौक 28 यानी कि 445, 7 6 42। तो देखो 46 वाला ऑप्शन अपने को एक ही दिख रहा है। तो यहां पर हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा? इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 4642.8 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़े। एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 फॉल्स ऑन द पोलराइड। ठीक है, लाइट कौन सी है बेटा? अनपोलराइज्ड, और ये पोलराइड के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अनपोलराइज्ड लाइट है, इंटेंसिटी कितनी है इसकी? I0 है। द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट बीम, सीधी सी बात है, पोलराइड जो है अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी हाफ कर देता है, तो इधर कितनी आ जाएगी? I0/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़े। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I इज इंसिडेंट ऑन सिस्टम ऑफ 2 पोलराइजर। ठीक है, 2 पोलराइजर का सिस्टम है, एक A है फॉलोड बाय B। A फॉलोड बाय B मतलब दोनों का एक्सिस सेम है। ठीक, तो ये हमने कंसिडर कर लिया A, और ये हमने कंसिडर कर लिया B, और A और B के दोनों के एक्सिस जो हैं वो सेम हैं। एक्सिस जो हैं वो क्या है? सेम है। ठीक है, A और B। इधर से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है कितनी इंटेंसिटी की? I की, तो यहां एग्जिट हो जाएगी कितने से? I/2। अब ये I/2 इस पोलराइड पे जाएगी, ये एनालाइजर का काम कर रहा है, और दोनों की एक्सिस सेम है, तो एंगल 0 डिग्री हो गया। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I/2। तो इधर क्या लिखा जाएगा? I/2 cos स्क्वायर 0 1 हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन भी बोल रहा है कि वापस इमर्जेंट कितनी हो रही है? I/2। तो इसी से हम आइडिया लगा पाए हैं कि यहां पर एंगल दोनों के बीच कितना है? 0। ए थर्ड पोलराइजर C इज प्लेस्ड बिटवीन A एंड B
द इंटेंसिटी इमर्जेंट ऑफ द लाइट इज रिड्यूस टू I/3। ये I/2 से होके क्या हो जाती है, I/3 हो जाती है। द एंगल बिटवीन पोलराइजर A एंड C, A और C के बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना। तो मान लेते हैं कि मैंने कोई C पोलराइजर ऐसे रख दिया और इसका जो एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से है, तो दोनों एक्सिस के बीच का एंगल हमारे पास कितना हो गया, थीटा। अब ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों पैरेलल हैं, ये एक लाइन इसको आके इंटरसेक्ट करेगी तो एक अल्टरनेट एंगल बनेगा, तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा यहाँ पर, थीटा। यानी कि ए और सी के साथ जो एंगल होगा वही एंगल किसके साथ होगा, बी और सी के साथ होगा। तो यहां से जब I/2 आएगी तो यहाँ एग्जिट जब होगी, ये यहां जब एग्जिट होगी तो ये कितने से होगी बोलो, यहां जब एग्जिट होगी तो कितने से होगी, माइनस कर लो, क्या हो जाएगी बोलो, I/2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, I/2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ठीक है। और ये इंटेंसिटी जब यहां से वापस एग्जिट होगी तो क्या हो जाएगी बोलो, फाइनल इंटेंसिटी I/3, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, I/2 cos स्क्वायर थीटा अपने पास इंटेंसिटी थी, मेलस लो बोलता है अगेन आप क्या करो, cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर फाइनली I/2 cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, I/3, I से I कैंसिल हो गया, तो यहां से अगर मैं cos थीटा निकालूं तो ये 2/3 होगा, क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और 2/3 यहां पावर 4 था तो यहां से पावर हटाऊंगा तो यहां क्या हो जाएगा, 1/4 पावर हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 की पावर, 2/3 की 1/4 पावर। तो देखो यहाँ ऑप्शन सेकंड में हमें साफ साफ यहां पर नजर आ रहा है। चलिए एक कॉम्बिनेशन दिया गया है, कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर देना है। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, लाइट एक पॉइंट सोर्स से आ रही है, तो उसके बाद देखिए यहां पर कॉलम सेकंड में शेप ऑफ वेव फ्रंट दे रखा है और कॉलम फर्स्ट में लाइट सोर्स दे रखा है। तो पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट कौन सा बनता है, स्फेरिकल, ठीक है। ए में सेकंड हो गया, ए में क्या हो गया, सेकंड, ए में सेकंड, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। चलिए इसको बी पर चेक करते हैं। लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन पॉइंट सोर्स इज एट द फोकस, यानी कि सोर्स कहां पर है, इसके फोकस पे है, फोकस पे होगा तो ये लाइट को क्या कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट का वेव फ्रंट कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो यहां पर प्लेन वेव फ्रंट यानी कि बी में कौन सा आ गया, सेकंड आ गया, तो बी में सॉरी सेकंड नहीं फर्स्ट दे रखा ना, ये देखो फर्स्ट है, तो बी का कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। अब आगे चेक करो नहीं करो आपकी मर्जी, क्योंकि बी में फर्स्ट यहीं पर दे रखा है, ए में हम पहले ही क्लियर थे, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो देखिए आंसर का जस्टिफिकेशन कर लेते हैं। लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द प्रिज्म, प्रिज्म से लाइट जब इमर्ज होगी, प्रिज्म के इस फेस पे जब इंसिडेंट होगी तो इस तरीके का कोई वेव फ्रंट यहां पर आएगा, ये इमर्ज होगी तो कुछ इस तरीके से इमर्ज होगी, तो इसी तरीके से यहां पर एक वेव फ्रंट बनेगा। तो यहां पर देखिए प्लेन वेव फ्रंट तो बनेगा ही बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा और टिल्टेड बनेगा, टिल्ट हो ही रहा है, पहले ऐसे था बाद में ऐसे हो गया। तो सी में कौन सा हो जाना चाहिए, थर्ड हो जाना चाहिए, दिख रहा है साफ साफ। डी में देखो लाइट इमर्जिंग फ्रॉम ए लाइन सोर्स, लाइन सोर्स से आपको पता है क्या बनता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है, तो यहां पर इसमें सिलेंड्रिकल दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये थर्ड वाला सारे कॉम्बिनेशन को मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए कंसिडर द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट that has different slit width as a result the intensity of wave, एक I1 हमारे पास I0 दे रखी है और एक I2 इंटेंसिटी दे रखी है। इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन ए स्क्रीन वेयर द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव इज 2π/3, ठीक है, फाई भी हमें दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos of phi, यही होता है। सारे डेटा गिवन है, क्या लिखेंगे, I0 प्लस 4I0 प्लस 2√4I0 स्क्वायर और cos 2π/3, cos 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4I0 बाहर आएगा तो ये 4 बाहर आया, तो ये क्या हो गया 2I0 -1/2, तो ये क्या था, मतलब माइनस का साइन था तो माइनस आगे आ गया, 2 से 2 तो कैंसिल हो ही गया था। ये कितना है 5I0 माइनस 2I0, तो कितना आ जाएगा 3I0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, कौन सा 3I0। फाइंड द राइट कंडीशन फॉर द फ्रोन ऑफ अ डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट।
अपने पास दो टाइप के डिफ्रेक्शन, फ्रॉनहोफर और फ्रिजनल डिफ्रेक्शन होता है। फ्रॉनहोफर में हमारे पास सोर्स इन्फिनिटी पे होता है, तो देखिए यहाँ पर सोर्स इज एट इन्फिनिटी डिस्टेंस एंड द इंसिडेंट बीम हैज द कन्वर्स द स्लिट। नहीं, स्लिट पे कन्वर्स नहीं होगी, स्लिट पे ये पैरेलल आनी चाहिए, क्योंकि फ्रॉनहोफर का प्रैक्टिकल अरेंजमेंट जब अपन देखते हैं तो ये क्या होता है, हमारे पास लेंस होता है, यहाँ सोर्स होता है, सोर्स से हम क्या लेके आते हैं, लाइट रेज लेके आते हैं, जो कि क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अब देखिए आप कहोगे सर सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे है, नहीं, हमें इनफाइनाइट सोर्स से जो वेव फ्रंट मिलता है वो कैसा मिलता है, प्लेन वेव फ्रंट। तो हमारी डिमांड ये है इस एक्सपेरिमेंट के लिए कि हमें प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, तो प्लेन वेव फ्रंट गेन करने का एक तरीका है, तो सोर्स को हम यहां रख देते हैं। जब हम यहां से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पैरेलल लाइट दिखती है, तो हमें लगता है कि एक सोर्स कहां रखा होगा, इन्फिनिटी पे रखा होगा, ठीक है। तो हमें कन्वर्जिंग लाइट नहीं चाहिए, किसके ऊपर, स्लिट के ऊपर, हमें पैरेलल लाइट चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सोर्स इज नियर टू द स्लिट एंड द इंसिडेंट बीम इज पैरेलल, नहीं, नियर तो मतलब ही नहीं है, इन्फिनिटी पे सोर्स होना चाहिए हमारा। सोर्स इज एट इन्फिनिटी, बात सही है, एंड द इंसिडेंट बीम इज पैरेलल, तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहां पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। लाइट वेव ट्रेवल इन द वैक्यूम अलोंग द एक्स एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट। लाइट ट्रेवल इन द वैक्यूम इन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो अलोंग टू एक्स एक्सिस लाइट ट्रेवल कर रही है, तो लाइट रेज को अपन एक्स के अलोंग दिखाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट देखिए, जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है और एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो उस वाली कंडीशन में जो वेव फ्रंट बनेगा, तो वेव फ्रंट जो लाइट रेज होती है वो वेव फ्रंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बोलो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो लाइट वेव्स ऐसे आ रही हैं और एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक बीम जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो इन लाइट रेज के लिए हमारे पास ये एक प्लेन बन गया। तो मान लो कि यहां कहीं ओरिजिन रहा होगा, क्या रहा होगा, ओरिजिन। तो कहीं का भी हम पर्टिकुलर x इक्वल टू a डिस्टेंस पे हम एक वेव फ्रंट की बात करें, तो इसके हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू क्या रहने वाली है, a। तो इस प्लेन का जो इक्वेशन बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, x इक्वल टू a। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़े। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन फिफ्थ मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, फिफ्थ मैक्सिमा की बात हो रही है और थर्ड मिनिमा की बात हो रही है। तो मैक्सिमा के लिए n लैम्डा d बाई डी, ठीक है, और उसका डिफरेंस करना है हमें 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा d बाई डी, ये करना है। तो बताइए यहां पर मेनी टाइम्स ऑफ द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को हम बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, लैम्डा d बाई स्मॉल d लिखते हैं। बताइए यहां पर n फिफ्थ मैक्सिमा, तो 5 लैम्डा d बाई स्मॉल d माइनस थर्ड मिनिमा, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5 बाई 2 लैम्डा d बाई d। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, 5 बाई 2 लैम्डा d बाई स्मॉल d, तो ये 5 बाई 2 मतलब 2.5, और इसको हमने क्या बोल दिया, बीटा। तो कितने टाइम्स हो गया, 2.5 टाइम्स हो गया किसके, फ्रिंज विड्थ के। ठीक है, क्लियर है। चलिए आखिरी सवाल, लास्ट सवाल। कलर्स अपीयर ऑन ए थिन सॉफ्ट फिल्म एंड ऑन सॉफ्ट बबल ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। आपको सबको पता है कि सॉफ्ट बबल के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो हमें कलरफुल कलर दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। वो कलर कौन सा फिनोमेना है, इंटरफेरेंस है। सब लोग याद रखते हैं इसको, तो आप भी याद रखें कौन सा है, इंटरफेरेंस का फिनोमेना। क्योंकि बबल के ऊपर से और नीचे से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो आपस में क्या होती है, सुपर इंपोज होती है, और वहां एक इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखता है, जिसकी वजह से हमें एक कलर्ड पैटर्न हमें दिखता है। तो बस वही रीजन है, इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का जो सॉल्यूशन है यही खत्म करते हैं। जय CLC।